In this question, three identical cylinders are arranged in a triangle as shown, with the bottom two lying on the ground. The ground and the cylinders are frictionless. You apply a constant horizontal force directed to the right on the left cylinder. Let A be the acceleration you give to the system. For what range of A will all these three cylinders remain in contact with each other? तो इसमें तीन सिलेंडर्स हैं जो एक के ऊपर एक रखे गए हैं. इनके जो सेंटर्स हैं उन सेंटर्स को ज्वाइन करेंगे तो एक ट्रायंगल बन जाएगा. और यहाँ से एक हॉरिजॉन्टली फोर्स अप्लाई किया जा रहा है, कहीं भी कोई फ्रिक्शन नहीं है. तो जो एक्सेलरेशन क्रिएट हो रहा है सिस्टम का, ये सिस्टम पूरा एक साथ मूव कर रहा है एक एक्सेलरेशन ए के साथ. तो इस ए या कह लें एफ की क्या एक रेंज होगी जिससे ये तीनों एक साथ कांटेक्ट में रहते हुए मूव कर पाएंगे. इनका जो कांटेक्ट है वो लूज़ नहीं होगा. तो पहले तो ये देख लेते हैं यहाँ पे इसमें कि एक्सेलरेशन होगा कितना यहाँ पे अगर एफ फोर्स लगाते हैं. तो क्योंकि यहाँ पे तीनों आइडेंटिकल हैं तो मैं तीनों के मासेस एम के इक्वल अज्यूम कर लेता हूँ और हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन की इक्वेशन अप्लाई करता हूँ. तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में कोई एक्सटर्नल फोर्स यहाँ पर नहीं मिलेगा. ग्राउंड से जो नॉर्मल आ रहा है वर्टिकल होगा, फ्रिक्शन है नहीं यहाँ पर. एम जी जो आएंगे वही वर्टिकल होंगे. तो अलोंग हॉरिजॉन्टल अगर मैं पूरे सिस्टम पे इक्वेशन लगाऊँ, इनके मैं नाम भी दे देता हूँ. सपोज दिस इज़ ए, दिस इज़ बी एंड दिस इज़ सी. तो अलोंग हॉरिजॉन्टल मैं पूरे सिस्टम पे इक्वेशन यूज़ कर रहा हूँ. तो अलोंग हॉरिजॉन्टल ऑन ए प्लस बी प्लस सी. तो जो हॉरिजॉन्टल एक्सटर्नल फोर्स है वो एफ है और सभी के लिए एम इंटू ए आ जाएगा. तो 3 टाइम्स एम इंटू ए. तो जो कॉमन एक्सेलरेशन पूरे सिस्टम का होगा वो है F/3m. अज्यूमिंग कि तीनों अगर साथ साथ चलते हैं तो ये इनका कॉमन एक्सेलरेशन होगा. अब यहाँ पे एक बार मैं इसका फ्री बॉडी डायग्राम बना लेता हूँ. फ्री बॉडी डायग्राम में जैसे अगर ये ए है तो ए पे ए और बी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा. फिर उसी तरीके से ए और सी के बीच में नॉर्मल रिएक्शन लग रहा होगा. तो इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहे हैं वो नॉर्मल रिएक्शन सेंटर से ही पास होंगे यहाँ पे. तो सपोज इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन लग रहा है उसको मैं N1 बोल देता हूँ. N1 इज़ द नॉर्मल रिएक्शन बिटवीन ए एंड बी. इसको मैं इस तरीके से यहाँ रिप्रेजेंट कर देता हूँ. मैं सेपरेटली ना बनाने के बजाय इसी डायग्राम में इनको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर रहा हूँ. ये भी N1 हो जाएगा एक्शन रिएक्शन. फिर इसी तरीके से सपोज़ इनके बीच में जो यहाँ पर फोर्स है यहाँ पे इनके बीच में नॉर्मल रिएक्शन. तो इनके बीच में जो नॉर्मल रिएक्शन है तो अलोंग द लाइन ज्वाइनिंग द सेंटर्स लगेगा, नॉर्मल होगा दोनों के लिए. और सपोज़ ये N2 है और उतना ही N2 इसके ऊपर भी लगेगा. ठीक है, इक्वल एंड अपोजिट. फिर इसी तरीके से क्योंकि ये दोनों भी आपस में कांटेक्ट रहते हुए चलेंगे तो B जो है वो C को पुश करेगा फॉरवर्ड, C जो है वो B को पुश करेगा बैकवर्ड. तो इनके बीच में भी इस तरीके के नॉर्मल रिएक्शंस लगेंगे, सेंटर से पास होंगे ये. तो C की वजह से B पे लग रहा है N3 और B की वजह से C पे लग रहा है यहाँ पे N3. इसके अलावा इनके वेट होंगे mg वगैरह जो भी हैं वो होंगे यहाँ पे. तो mg के जब ज़रूरत होगी तो उनको वहाँ पे हम दिखा लेंगे. और उसके साथ ये जो एंगल है वो एंगल यहाँ पे ऑब्वियस है कि ये सब आइडेंटिकल हैं तो ये एंगल जो बनेगा वो 60 डिग्री के बराबर यहाँ पर ये एंगल बन जाएगा. तो ये यहाँ पर इनकी ज्योमेट्री हुई. अब इसके बाद में अब यहाँ पे एक रेंज डिफ़ाइन करनी है हमको, एक रेंज डिफ़ाइन करनी है. और ऑब्वियस है कि ए जो है वो एफ़ के साथ में रिलेटेड है. तो ए की रेंज कहें चाहे एफ़ की रेंज कहें, एक जैसा ही प्रोसीजर होगा दोनों के लिए क्योंकि दोनों आपस में रिलेटेड दिख रहे हैं यहाँ पर मेरे को इसमें. अब यहाँ पर पहले तो मिनिमम की बात करते हैं कि ए मिनिमम या ये कह लें कि एफ़ मिनिमम. अब इसके लिए हम क्या कंडीशन अप्लाई करें यहाँ पे सॉल्विंग के लिए. तो अगर आप यहाँ पे ये फोर्स नहीं लगाते हो, सपोज़ अब आप यहाँ पे ये फोर्स नहीं लगाते हो, आप इनको ऐसे रख देते हो. तो अगर आप इनको ऐसे रख देते हो तो क्या ये कांटेक्ट में रहेंगे? मोमेंट तो ऑब्वियस है कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन क्या ये कांटेक्ट में रहेंगे? तो अगर मैं इनको ऐसे रख करके इक्विलिब्रियम में रखने की कोशिश करूँ तो अगर आप बी का फ्री बॉडी डायग्राम देखो तो बी पे क्या होगा कि जो ए है, ए के वजह से नॉर्मल डायरेक्शन आएगा. इस नॉर्मल डायरेक्शन का जो कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आएगा वो बी को टुवर्ड्स लेफ्ट मूव करवा देगा. इसी तरीके से अगर मैं सी की बात करूँ तो सी पे ये जो N2 आ रहा है, इस N2 का जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट टुवर्ड्स राइट आएगा वो सी को टुवर्ड्स राइट मूव करवा देगा. तो बी इधर चलने लगेगा, सी इधर चलने लगेगा. इनके बीच में कोई कांटेक्ट नहीं रहेगा और ये जो सिस्टम है ये सिस्टम कोलैप्स कर जाएगा. कोई कांटेक्ट इनके बीच में नहीं रहने वाला. तो इनके बीच में कांटेक्ट रहे और ये चले, उसके लिए ज़रूरी है कि आपको इधर एक फोर्स लगाना पड़ेगा. जब आपने फोर्स नहीं लगाया था तब भी N1 यहाँ पे स्टार्टिंग में आ रहा था यहाँ पर इसमें, जिसका जो कंपोनेंट इधर था वो इसको इधर की तरफ ले जा रहा था यहाँ पे. तो आपको कुछ ना कुछ एफ़ ज़रूर लगाना पड़ेगा जो कि एक मिनिमम वैल्यू होगी जिससे कि ये सिस्टम
फॉरवर्ड डायरेक्शन में एक मोमेंट दिखाने लग जाए, आगे चलने लग जाए यहाँ पर इसमें। तो N3 जो है, अगर आप F नहीं लगाओगे तो N3 यहाँ पे 0 रहेगा, यानी कि कांटेक्ट रहेगा ही नहीं। तो अब जैसे जैसे आप F को बढ़ाना स्टार्ट करोगे तो कुछ समय के बाद में यहाँ पर N3 जो है वो 0 से ऊपर जाने लगेगा। तो मिनिमम वैल्यू की कैलकुलेशन के लिए हमें F की वो वैल्यू कैलकुलेट करनी पड़ेगी जिसके तुरंत बाद यहाँ पर ये N3 जो है वो 0 से ऊपर चला जाए। लेकिन क्रिटिकल केस के लिए हमको क्या लेना पड़ेगा? क्रिटिकल केस सॉल्व करने के लिए हमको N3 को जस्ट 0 लेकर के एक कॉमन एक्सेलरेशन के लिए इस पूरे सिस्टम को सॉल्व करना होगा। तो सॉल्विंग, इसके बाद इसमें जो इसका सॉल्यूशन है उस सॉल्यूशन के ऊपर आते हैं कि हाउ टू सॉल्व दिस सिचुएशन। और पहले मैं ए मिनिमम के हिसाब से सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो सबसे पहले मैं यहाँ पे ए का फ्री बॉडी डायग्राम देखता हूँ, क्योंकि बी और सी के फ्री बॉडी डायग्राम में तो ग्राउंड से भी नॉर्मल रिएक्शंस वगैरह दिख रहे हैं मेरे को यहाँ पर इसमें। तो पहले मैं ए का ही फ्री बॉडी डायग्राम देख लेता हूँ और उससे अगर हम कुछ ऑब्टेन कर पाते हैं तो वो देखते हैं। तो यहाँ पर ये नॉर्मल रिएक्शन N1 है और ये नॉर्मल रिएक्शन N2 है। मैं डायग्राम यहाँ पर विजुलाइज कर रहा हूँ ए का, और उसके बाद इसका ये mg लग रहा होगा। अगर आप वर्टिकल में देखो तो ए का कोई वर्टिकल मोशन नहीं है यहाँ पे, तो वर्टिकल में ये फोर्सेस बैलेंस होंगे। तो वर्टिकल में दिस फोर्सेस मस्ट बैलेंस। हॉरिजॉन्टली ये ए से एक्सेलरेट कर रहा होगा पूरे सिस्टम के साथ साथ। तो वर्टिकल में इन फोर्सेस को मैं बैलेंस कर लेता हूँ। तो अब आप देख सकते हो कि ये जो एंगल यहाँ बनेगा ये 30 और ये भी 30 होगा। तो वर्टिकल के साथ में दोनों का एंगल 30-30 हो जाएगा। तो ये हो जाएगा फिर N1 cos 30 प्लस N2 cos 30, दोनों में cos 30 आ जाएगा। और वर्टिकली जितना ऊपर की तरफ है उतना नीचे होना चाहिए। तो इसका मतलब ये इसके वेट को बैलेंस कर रहे हैं दोनों मिलके। इसको थोड़ा और सही कर सकते हैं तो √3/2 आएगा, और दोनों में √3/2 आएगा तो कॉमन होकर के मैं उसको उधर भेज देता हूँ। तो N1 प्लस N2 √3/2, तो 2 ऊपर आ जाएगा और √3 नीचे आ जाएगा। दिस इज इक्वेशन नंबर 1। इस इक्वेशन से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात ये निकल करके आती है कि इन दोनों जो नॉर्मल रिएक्शंस हैं, इन दोनों नॉर्मल रिएक्शंस का समेशन एक कांस्टेंट वैल्यू आ रही है। तो दिस इज़ अ कांस्टेंट वैल्यू। भले आप कुछ भी एक्सेलरेशन लगा दो, बस शर्त ये है कि चल रहे हैं, यहाँ पर एक कॉन्टैक्ट बना हुआ है यहाँ पर इनका। तो कुछ भी फोर्स लगा दो, कुछ भी एक्सेलरेशन लगा दो, कुछ भी कर दो, अगर ये चल रहे हैं साथ साथ, तो हमेशा वर्टिकल में जब भी आप इक्वेशन लिखोगे हमेशा यही इक्वेशन लिखोगे। वर्टिकल में कोई मोशन नहीं होने वाला है इसका। तो N1 और N2 का जो समेशन है दिस इज़ कांस्टेंट। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कंक्लूजन फ्रॉम दिस इक्वेशन। फिर उसके बाद में आप हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लिखो। तो हॉरिजॉन्टल में नेट फोर्स आना चाहिए और वो नेट फोर्स मास इनटू एक्सेलरेशन के बराबर होना चाहिए। तो क्योंकि ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में है, राइट डायरेक्शन में है, तो N1 का जो इधर कंपोनेंट आएगा उसको मैं पहले लिख रहा हूँ। तो ए पे ही अभी इक्वेशन लिख रहे हैं अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। तो उसमें cos 30 आया था तो इसमें sin 30 आएगा। तो N1 sin 30 माइनस N2 sin 30, दिस इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। sin 30 1/2 हो जाता है, तो sin 30 इज़ 1/2। और जो ma यहाँ पर आ रहा है उस ma को मैं यहाँ से लिख सकता हूँ। ma जो होगा वो f/3 है। f के टर्म्स में लिख लेते हैं, बाद में उसको a के टर्म्स में ले आएंगे। तो दिस विल बी N1 माइनस N2, जो 2 आएगा वो 2 यहाँ पहुँच जाएगा 2, और जो ma है ma के जगह पे f/3। दिस इज़ आवर इक्वेशन नंबर 2। अब इसके बाद में मुझे अभी ए मिनिमम के लिए कैलकुलेशंस करनी है। तो जैसे अभी हमने डिस्कस किया कि ए मिनिमम, फॉर ए मिनिमम, या कह लें कि एफ मिनिमम, कम से कम हमें कितना फोर्स लगाना पड़ेगा कि जस्ट ये स्टार्ट हो जाए इनका मोशन। तो उस क्रिटिकल केस में जस्ट N3 उस टाइम पे 0 रहेगा और 0 से फिर वो राइज करना शुरू कर देगा यहाँ पर। क्योंकि आप देख सकते हो कि एफ जैसे जैसे बढ़ाओगे तो ये जो है उसको ज़्यादा पुश करेगा, नॉर्मल जनरेट होने की कोशिश हो जाएगी यहाँ पे। तो N3 जस्ट 0 रख करके मैं ए मिनिमम या एफ मिनिमम यहाँ पे निकाल सकता हूँ। तो अब इस कंडीशन को अप्लाई करना है मुझे, और मैं यहाँ पर अब इसमें जो सबसे आसान मुझे लगता है सी को लूँ मैं। सी पे अगर हॉरिजॉन्टल में इक्वेशन लिखे जाए तो N3 तो एक तरीके से हमने हटा दिया यहाँ पर, N3 को रिमूव कर दिया यहाँ पर सिस्टम से। तो N3 इज़ नाउ रिमूव फ्रॉम द सिस्टम, और N2 को लेकर के चल रहे हैं इसमें। तो N2 का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो होगा वो C के लिए मास इंटू एक्सेलरेशन के बराबर हो जाएगा। B के लिए भी लिख सकते हैं, लेकिन B में एफ भी आएगा यहाँ पे, तो मैं ज़्यादा चीज़ें नहीं रखना चाहता हूँ इक्वेशंस में। तो इसमें बस मुझे N3 और N2 दिख रहे हैं, और N3 तो वैसे भी चला जाएगा, तो N2 ही बचेगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन की जहाँ तक बात है। तो मैं C के लिए
इक्वेशन लिख रहा हूँ अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन। तो सी के लिए अलोंग हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन इक्वेशन, तो उसमें आप देख सकते हो कि ओनली n2 का कंपोनेंट आएगा, और ये जो n2 का कंपोनेंट आएगा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वो यहाँ पर हो जाएगा n2, और ये एंगल आपका है 60 डिग्री। तो n2 का कंपोनेंट निकालोगे तो n2 cos 60 आ जाएगा, तो दिस विल बी n2 cos 60, दिस वुड बी इक्वल टू ma, और ma की जगह पे f/3 हम यूज़ कर रहे थे, और n2 ये जो 1/2 यहाँ से आएगा वो 2 भी उधर चला जाएगा, तो और ma की जगह पे f/3, तो n2 इज इक्वल टू 2f/3 आ गया। तो n2 यहाँ पे 2f/3 आ गया, मुझे f यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो f कैलकुलेट करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ कि n2 की वैल्यू मैं इस इक्वेशन पुट कर देता हूँ, तो उससे n1 आ जाएगा, n1 n2 दोनों आ जाएंगे, तो उसको मैं इस इक्वेशन पुट कर दूंगा तो f की वैल्यू कैलकुलेट हो जाएगी। तो फ्रॉम 2 n1 यहाँ पर आ जाएगा n2 प्लस 2f/3, और फिर यहाँ पर ये हो जाएगा 4f/3। n1 और n2 दोनों की वैल्यूज़ आप यहाँ पे पुट कीजिए फ्रॉम 1, तो n1 n2 दोनों की वैल्यूज़ अगर मैं यहाँ पे पुट कर दूँ तो n1 है 4f/3, n2 है 2f/3, और ये वैल्यू आ गई है 2mg/√3। यहाँ से आप देख सकते हो कि ये 6f/3 होगा, 6f/3 दैट मीन्स इट इज़ 2f, 2 कैंसिल हो जाएगा, और f की जो वैल्यू आएगी वो mg/√3 आ जाएगी, और जो f है वो एक तरीके से 3ma के बराबर भी है। तो अगर आप यहाँ से a कैलकुलेट करोगे तो a की वैल्यू आ जाएगी g/3√3, और एक तरीके से ये जो वैल्यू कैलकुलेट की गई है ये मिनिमम वैल्यू, दिस इज़ द मिनिमम वैल्यू ऑफ a, और एक तरीके से ये जो f कैलकुलेट किया गया है वो f की मिनिमम वैल्यू है। इसके बाद जैसे ही f और इंक्रीज़ होगा तो n3 आना स्टार्ट हो जाएगा यहाँ पर इसमें। तो a मिनिमम की कैलकुलेशन हमने इसमें कर लिया। अब इसके बाद में अगर आप इस मिनिमम वैल्यू से फोर्स को और आगे बढ़ाते हो तो अब आगे क्या होगा, यहाँ पे उससे गवर्न होगा हमारा a मैक्सिमम। अब आप देख सकते हो स्टार्टिंग में मैंने कह दिया था कि n1 प्लस n2 यहाँ पे कांस्टेंट है, लेकिन क्या इंडिविजुअली कांस्टेंट है n1 n2? क्या n1 और n2 की वैल्यूज़ इंडिविजुअली कांस्टेंट होंगी? तो इंडिविजुअली डेफिनेटली n1 n2 की वैल्यूज़ कांस्टेंट नहीं आएंगी। n1 माइनस n2 जो है वो 2f/3 है, ठीक है, n1 माइनस n2 जो है वो 2f/3 है, और हम f को अगर बढ़ाएंगे तो इनके बीच का जो डिफरेंस है वो डिफरेंस भी बढ़ेगा, तो n1 और n2 के बीच का डिफरेंस बढ़ेगा, और डिफरेंस बढ़ रहा है यहाँ पर इनके बीच में। तो जैसे यहाँ पर n1 और n2 दोनों कांस्टेंट है, दोनों का समेशन जो है वो कांस्टेंट है, तो समेशन कांस्टेंट तभी हो सकता है जब एक बढ़े और एक घटे यहाँ पर। तो n1 यहाँ पे बढ़ रहा होगा और n2 यहाँ पे घट रहा होगा, तो n1 बढ़े और n2 घटे तभी जा कर के यहाँ पर ये जो डिफरेंस है वो बढ़ाया जा सकता है। तो जैसे जैसे f बढ़ता जाएगा, एज यू इंक्रीज f देन n1 विल इंक्रीज एंड n2 विल डेफिनेटली डिक्रीज। और इसको आप थोड़ा अगर डायग्राम को अगर फिल किया जाए तो वहाँ से ही पता कर सकते हैं कि अगर आप इसको ज़्यादा ज़्यादा करते जाओ तो ये थोड़ा ज़्यादा फास्ट एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, और ये ज़्यादा फास्ट एक्सेलरेट होना स्टार्ट हो जाएगा तो हो सकता है कि यहाँ पर ये पीछे रह जाए और यहाँ से कांटेक्ट लीव करके और इसके ऊपर आ जाए। तो इसके बाद जो कांटेक्ट लीव होने का चांस होगा वो पहले सी के साथ ही यहाँ पर आएगा, तो एफ़ को बढ़ाने से यहाँ पर n2 के जीरो होने के चांसेस क्रिएट हो जाएंगे। तो n2 जब जस्ट ज़ीरो हो जाए उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो f की वैल्यू होगी वही मैक्सिमम वैल्यू होगी, और उसी से a मैक्स भी आएगा। तो फॉर a मैक्स या f मैक्स जो भी है उसके लिए हमें n2 को ज़ीरो करना है। अब जो हमने पहले से इक्वेशंस यहाँ पर ऑब्टेन कर रखी हैं उसका यूज़ करते हुए आसानी से इसका आंसर निकाला जा सकता है। जैसे ये जो इक्वेशन है ये इक्वेशन हमेशा ही ट्रू है, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। हमेशा जब भी आप ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे तो वर्टिकल में आप यही इक्वेशन लिखोगे। फिर उसके बाद में हॉरिजॉन्टल में जो मैंने ए के लिए इक्वेशन लिखी है, तो जब भी आप ए का फ्री बॉडी डायग्राम बनाओगे और ये एक्सेलरेशन से चल रहा होगा तो हमेशा ही यही इक्वेशन आएगी। तो 1 और 2 जो इक्वेशन हमने ऑब्टेन करी हैं वो हमेशा ही वैलिड है, इसमें कहीं कोई दिक्कत ही नहीं है। और जो इसके बाद ये वाली इक्वेशन ऑब्टेन करी थी तो ऑब्वियस है कि इसको n3 जीरो रख करके ऑब्टेन किया गया था। तो मैं 1 और 2 का यूज़ कर लेता हूँ। तो 1 में अगर आप n2 जीरो पुट कर दो तो उससे n1 की वैल्यू यहाँ पर क्या आ जाएगी, n1 विल नाउ बी 2mg/√3, ये होगी n1 की वैल्यू। और n2 इज इक्वल टू जीरो अगर आप 2 में पुट कर दो तो उससे n1 की एक और वैल्यू आ जाएगी 2f/3। तो
तो n1 की वैल्यू हमने दो जगह से यहाँ पे कैलकुलेट कर ली है इसमें, यहाँ पे 2 कैंसिल हो जाएगा और f की जो वैल्यू आएगी, f की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी √3 mg के बराबर। एक तरीके से ये f मैक्स है और f को आप यहाँ पर इक्वेट कर सकते हो 3 ma के बराबर। और ये √3 है यहाँ पे, ये 3 तो ये √3 हो जाएगा और a की जो वैल्यू यहाँ पर आएगी जो कि एक मैक्स वैल्यू होगी, तो a मैक्स विल बी इक्वल टू, तो यहाँ पे कैंसिल होगा, √3 होगा तो √3 नीचे आ जाएगा g/√3। तो a की मिनिमम और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास में आ चुकी है, इसका मतलब हम रेंज का आंसर कर सकते हैं। तो जो रेंज का आंसर होगा वो ये है g/3√3 से लेकर के a की जो वैल्यू होनी चाहिए वो g/√3 के बीच में होनी चाहिए, जिससे कि इनकी इसका कॉन्टैक्ट लूज़ ना हो, कहीं पर भी कॉन्टैक्ट लूज़ ना हो और ये इस तरीके से चल पाए इसमें साथ साथ।